हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके लिए एक और नया ड्राइव रिव्यू लेके आ गया हूँ और एक और नई गाड़ी है मेरे साथ। आज मेरे साथ है मारुति सुजुकी की नई ब्रेजा 2022। दोस्तों, पहले इसका नाम हुआ करता था विटारा ब्रेजा, बट अब विटारा हट चुका है। और आज इस वीडियो में बताऊँगा आपको लास्ट एक हफ्ते का एक्सपीरियंस, जो 1000 किलोमीटर मैंने इस ब्रेजा 2022 को ड्राइव किया है। साथ ही आपको बताएंगे ये नया 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स कैसा रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि हमने अर्बन क्रूज़र चलाई थी जो कि 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्राइव रिव्यू को और बताते हैं आपको इस गाड़ी की सभी डिटेल्स। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब इस ड्राइव रिव्यू को अपने टिपिकल वे में और सबसे पहले बात करते हैं अर्गोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ड्राइवर डोर पे सभी कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जो कि टिपिकली एक मारुति का सेटअप है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो हेड्स अप डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा के कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा हेड्स अप डिस्प्ले आता है इस नई ब्रेजा 2022 में, जिसको आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा यहाँ पे 2 नीडल्स दे दी गई हैं, जिससे आप ट्रिप और MID रीसेट कर सकते हैं। उसके अलावा अब आ जाते हैं स्टेयरिंग पे, तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील दिया गया, पैडल शिफ्टर्स हैं। उसके अलावा लेफ्ट साइड में आपको मीडिया रिलेटेड कंट्रोल और राइट साइड में मिलेंगे क्रूज़ कंट्रोल रिलेटेड बटन्स। बाकी यहाँ पर राइट साइड में हेडलैम्प कंट्रोल्स और लेफ्ट साइड में आपको दिए गए हैं वाइपर कंट्रोल्स। सेंटर में अगर बात करें म्यूज़िक सिस्टम की, तो म्यूज़िक सिस्टम पे सारे कंट्रोल्स टच बेस्ड हैं। नीचे आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और उसके नीचे पावर सॉकेट, USB सॉकेट, वायरलेस चार्जर, ये कुछ कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। नीचे आएंगे गियरबॉक्स की तरफ, तो गियरबॉक्स भी पूरी तरह से रीच में है। यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक और आर्मरेस्ट, सभी चीज़ें इन प्लेस लगने वाली हैं और आपको कोई भी चीज़ ऐसे परेशान नहीं करने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं सनरूफ के कंट्रोल्स पूरी तरह से रीच में रहते हैं और IRVM दिया गया है, ऑटो डिमिंग। अर्गोनॉमिकली दोस्तों, मारुति जैसी गाड़ियों की हम सभी को आदत है और यहाँ पे भी कोई ऐसा अर्गोनॉमिक इशू मेरे को नहीं लगा जो कि नोट करके बताना चाहिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जो कि है विजिबिलिटी। तो यहाँ आप देखेंगे तो ब्रेजा 2022 के अंदर आपको बोनेट विजिबिलिटी पूरी तरह से मिल रही है और आप यहाँ पे इजीली नोट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको ये हेड्स अप डिस्प्ले नहीं पसंद या परेशान कर रहा है आपकी हाइट के हिसाब से, तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। ORVMs की अगर बात करी जाए तो साइज़ टिपिकल मारुति वाला है और 360 डिग्री कैमरा वगैरह भी दे दिया गया। प्लस IRVM अगेन आपको मैंने बताया ऑटो डिमिंग है और इसका साइज़ भी काफ़ी सही है। रेयर ग्लास पूरी तरह से विजिबल हो जाता है। उसके अलावा विजिबिलिटी से रिलेटेड बस यहाँ पे आप देखेंगे तो ए पिलर और ट्विटर और ORVM मिल के एक ब्लाइंड स्पॉट बना देते हैं, जो कि ज़्यादातर सभी गाड़ियों में होता है। उसके अलावा यहाँ कोई इशू नहीं है। लेफ़्ट साइड में भी आपको सेम ही चीज़ देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करते हैं आप कंफर्ट की, तो यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरह की सीट्स दी गई हैं जो कि फैब्रिक में है और लेदर का टच इसमें नहीं है। बाकी दोस्तों, फैब्रिक ज़्यादा बेहतर रहता है अगर गर्मियों की बात करें, क्योंकि लेदर वगैरह काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। सीट्स की कुशनिंग, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। बाकी सीट में हाइट एडजस्टमेंट दे दी गई है। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह की एडजस्टमेंट मिल जाती है और ओवरऑल यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं तो ड्राइवर्स कंफर्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को मेरी आइडियल ड्राइविंग पोजीशन लेने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं मिलती है। बाकी स्पीडोमीटर ईजीली रीडेबल है और आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। MID में कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, प्लस माइलेज वगैरह की अभी आगे चल के बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग की। तो दोस्तों, स्टीयरिंग पे आपको ओवरऑल टिपिकल मारुति स्टाइल स्टीयरिंग व्हील मिलता है और स्टाइल डिज़ाइन से अलग फीडबैक वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं हल्का सा ब्लैंड है ये, बट ओवरऑल टिपिकल मारुति स्टीयरिंग जैसे होते हैं। इसमें वेट वगैरह ईजिली आ जाता है और हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है अगर पर्टिकुलरली स्टीयरिंग की बात करें। और कॉन्फिडेंस वाली अगर बात करी जाए तो सिटी में काफ़ी लाइट रहता है ये, हाई स्पीड में इसमें वेट ऐड ऑन हो जाता है तो कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल स्टीयरिंग के मामले में आई डोंट थिंक कि आपको ब्रेजा के स्टीयरिंग में कोई मेजर कमी लगने वाली है। उसके बाद चलते हैं अपने इंजन की तरफ। तो इसके अंदर अब 2022 में जो ब्रेजा आई है, इसके अंदर आ चुका है एक मारुति का K15C इंजन। अभी तक K15B आ रहा था, तो ये और ज़्यादा रिफाइंड है और ज़्यादा अपग्रेडेड है।
पावर फिगर्स आप सभी जानते हैं तो उसे दोबारा यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, बट ओवरऑल रिस्पांस की अगर बात करी जाए या इस सेगमेंट में आप जानते हैं पेट्रोल, डीजल, टर्बो, नॉन टर्बो सभी तरह के इंजन आते हैं और इवन बड़े छोटे कई तरह के इंजन आते हैं। तो क्या ये इंजन एप्ट है कॉम्पिटिटर्स से लड़ने के लिए? तो जी हाँ दोस्तों, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन काफ़ी इनफ है एक इस साइज़ की गाड़ी को चलाने के लिए, और पावर में आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं लगने वाली है। पावर से अलग अगर बात करते हैं रिफाइनमेंट की, तो हाईली रिफाइंड ये इंजन है, क्योंकि ओवरऑल आप जानते हैं K15C इंजन है, तो यानी कि थर्ड जनरेशन हो गई इस इंजन की खुद की, और काफ़ी टाइम से ये काफ़ी सारी गाड़ियों में सर्व करता हुआ आ रहा है जब से मारुति ने अपने डीजल इंजन डिसकंटिन्यू किए हैं। आप सियाज ले लें, XL6 ले लें या मारुति की अर्टिगा ले लें, उन सभी के अंदर ये ही इंजन आ रहा है, और ओवरऑल इस इंजन का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा और सेटिस्फैक्ट्री है। तो पावर में आपको ये बहुत ज़्यादा फन टू ड्राइव तो नहीं लगेगी गाड़ी, बट ओवरऑल रिस्पॉन्स की जहाँ तक बात आती है तो एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स ये दे जाएगी। अब आ जाते हैं इस ट्रांसमिशन की तरफ। तो दोस्तों ट्रांसमिशन में अब अपग्रेड हो चुका है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। ये जो आप देख रहे हैं ये है 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स, जो कि मारुति ने अभी कुछ ही टाइम से देने स्टार्ट करें अपनी गाड़ियों के अंदर। पहले मारुति प्रोवाइड कराया करती थी हमें 4 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। तो इस गियरबॉक्स के अपग्रेड में क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है, ये चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। ओवरऑल पेयरिंग के हिसाब से कैसा है, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक माइल्ड ड्राइवर हैं या शांति से अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो ये गियरबॉक्स आपको सूट करने वाला है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देने वाला है। और उससे अलग अगर बात करी जाए तो 6 स्पीड होने का फ़ायदा ये है कि अब RPMs आपके कम रहते हैं हाई स्पीड के अंदर भी। और अर्बन क्रूज़र 4 स्पीड ऑटोमेटिक जब मैंने चलाई थी उसके माइलेज टेस्ट में काफ़ी कम माइलेज आई थी एज़ कम्पेयर टू इस गाड़ी का जो मैंने माइलेज टेस्ट बनाया है। तो दोस्तों आप चाहें तो उन दोनों गाड़ियों के माइलेज टेस्ट देख सकते हैं, और वहाँ पे अर्बन क्रूज़र में मेरे को यही मेन कमी लगी थी कि गियरबॉक्स 4 स्पीड था। उसके अलावा दोस्तों 6 स्पीड का फ़ायदा ये हो गया, एक तो माइलेज मिल गई और ज़्यादा रिफाइनमेंट बढ़ गई गाड़ी के अंदर। पर अगर आप स्पोर्टी नेचर से अपनी गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो उतना ज़्यादा स्पोर्टी ये गियरबॉक्स नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं पैडल शिफ्टर्स। तो मारुति ने यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। ओवरऑल गियरबॉक्स स्पोर्टी नेचर के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया, उतना ज़्यादा ट्यून नहीं है। अब दोस्तों अब आपको दिखाते हैं इसका मैनुअल मोड, क्योंकि इसका मैनुअल मोड अगेन मेरे को काफ़ी पसंद आया और मारुति ने यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा काम करा है। दोस्तों गाड़ी को ले रहा हूँ मैं टोटल एक बार हॉल्ट पे, ये आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा नोट रखिएगा स्पीडोमीटर पे यहाँ मैंने M डाल दिया है और अब यूज़ करूँगा पैडल शिफ्टर्स। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं आपको NVH का भी एक एहसास हो जाएगा। प्लस दोस्तों ये सबसे बढ़िया बात है इस गाड़ी की, मैनुअल मोड में भी ये गाड़ी गियर अपने आप शिफ्ट नहीं कर रही है। जब तक मैं गियर शिफ्ट नहीं करूँगा ये गाड़ी 6000 6500 RPM पे चलती जाएगी। अब जैसे ही मैंने सेकंड गियर डाल दिया तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली एक स्पोर्टी नेचर की ड्राइव करना चाहते हैं तो ये आपको पूरा कंट्रोल देती है आपकी गाड़ी के ऊपर, और ये एक सबसे अच्छी बात है इस पर्टिकुलर मैनुअल गियरबॉक्स की या इस टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के मैनुअल मोड की। दोस्तों ज़्यादातर ऑटोमेटिक्स ज़बरदस्ती कुछ टाइम बाद अपने गियर शिफ्ट कर देते हैं, बट ये पूरी तरह से फर्म रहता है, आपको पूरा कंट्रोल देता है। तो अगर आप एक स्पोर्टी नेचर की ड्राइव करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं 0 to 100 कम से कम टाइम में कर पाऊँ, तो ये गियरबॉक्स आपको उस चीज़ में भी सपोर्ट करता है। प्लस दोस्तों पैडल शिफ्टर्स के रिस्पांस की अगर बात करी जाए, दोबारा डाल दिया मैंने मैनुअल में, और एक बार NVH लेवल्स भी नोट कर लीजिए, प्लस 100 तक ले जाता हूँ गाड़ी को। 5000 RPM थर्ड गियर डाल दिया मैंने। इसके बाद आप दोबारा सुन सकते हैं NVH, और दोस्तों थर्ड गियर में गाड़ी 4500 RPM पे 100 की स्पीड अचीव कर लेती है। चलिए पावर पिकअप परफॉर्मेंस आप समझ चुके होंगे, प्लस गियरबॉक्स की बात हमने कर ली है, तो अब हम बात करते हैं और चीज़ों की। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ टर्निंग रेडियस। सब 4 मीटर सेगमेंट की ये गाड़ी है और टर्निंग रेडियस के मामले में भी ये आपको परेशान नहीं करेगी। क्लच की बात कभी और किसी और वीडियो में करेंगे जब हम मैनुअल ट्रांसमिशन चलाएंगे इस गाड़ी का। बाकी ओवरऑल फुट रेस्ट वगैरह यहाँ पे प्रोवाइडेड है एज़ फार एज ड्राइवर्स कंफर्ट इज़ कंसर्न। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है दोस्तों सस्पेंशन सेटअप। अब सस्पेंशन सेटअप इस गाड़ी का काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया गया है
और एक कंफर्ट की साइड में इसे ज़्यादा ट्यून्ड मानूंगा, क्योंकि ये किसी भी तरह से स्टिफ आपको नहीं लगने वाला है। तो कंफर्टेबल राइड मिलेगी आपको भी और आपके पैसेंजर्स को भी। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें, जैसे आप आगे अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे रफ रोड है और ग्राउंड क्लियरेंस की चिंता हमें इस तरह की एसयूवीज़ में करने की दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ या सब 4 मीटर एसयूवीज़ को कंसिडर करने का। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस की बात हो गई। सस्पेंशन सेटअप जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा कंफर्ट की तरफ ज़्यादा ट्यून किया गया है, तो उस वजह से आपको, क्योंकि गाड़ी की हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है, तो थोड़ा सा बॉडी रोल फेस करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको शायद पहले भी किसी और वीडियो में बताई है कि अगर आपको बॉडी रोल कंट्रोल करना आता है या बॉडी रोल से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो एक बार डिटेल में इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें, क्योंकि सब 4 मीटर एसयूवीज़ में ज़्यादातर आपको बॉडी रोल फील नहीं होगा भी तो बहुत कंट्रोल्ड मैनर में होगा। बट इस 2022 ब्रेज़ा के अंदर बॉडी रोल मेरे को अच्छा खासा फील हुआ। ऐसा नहीं है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, बट कहीं ना कहीं जो नॉर्मल गाड़ियाँ चलाते हैं उन्हें बॉडी रोल की आदत नहीं होती है, तो ये चीज़ आपको एक परेशानी वाली बात डेफिनेटली बन सकती है। उसके अलावा चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, NVH लेवल्स। तो दोस्तों, जब अभी मैंने आपको एक इसका मैनुअल मोड दिखाया था तो RPMs 6200 RPMs तक चले गए थे और नॉइज़ वगैरह आपने सुन ली है। तो दोस्तों, आपको रफ़ साउंड तो इस गाड़ी के अंदर मिलेगी नहीं। उसके अलावा अगर वैसे बात करते हैं तो मेरे एस्पेक्ट से अगर आपको बताऊं तो 3000 RPM तक तो वैसे भी आपको कुछ फील नहीं होगा इंटीरियर में, और जैसे ही उससे ज़्यादा एक्सीड होती है तो इसकी साउंड एक नॉर्मल हाईली रिफाइंड पेट्रोल इंजन जितनी ही है। बाकी ये 4 सिलेंडर इंजन है तो रफनेस या हार्शनेस का इसमें कोई सवाल नहीं है। बाकी नॉइज़ आपको परेशान करेगी या नहीं करेगी, मेरे हिसाब से 3000 RPM के आसपास आप नॉर्मली अपनी गाड़ी को चलाएंगे। और मारुति जनरली माइलेज भी लोग निकालते हैं, तो माइलेज भी ये काफ़ी अच्छा निकाल देता है इंजन और गियरबॉक्स का सेटअप। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको नॉइज़ में पर्टिकुलरली कोई दिक्कत आने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं वाइब्रेशन की। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3rd जनरेशन इंजन है। शुरू में भी आपको वीडियो के बताया था। तो रिफाइनमेंट लेवल हर जनरेशन के साथ बढ़ती जा रही है। और अब एक बार कोशिश करता हूँ, गाड़ी को ले लेता हूँ हॉल्ट पे। हालांकि ऐसी रोड्स पे हॉल्ट पे नहीं लेना चाहिए। अब आप स्टीयरिंग और गियरबॉक्स देखिएगा दोस्तों, गाड़ी इस टाइम हो चुकी है ऑफ। ये वाला लोगो अगर आप देख पा रहे हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं थी और गाड़ी मूव करना स्टार्ट कर चुकी है। तो दोस्तों, स्टीयरिंग पे या गियर नॉब पे आपको किसी तरह की कोई वाइब्रेशन का सामना नहीं करना पड़ता है। हार्शनेस जैसा कि मैंने बताया, रिफाइंड इंजन है प्लस डीजल इंजन का पार्ट होता है हार्शनेस, ना कि पेट्रोल इंजन्स का। तो आपको NVH लेवल्स में भी ये गाड़ी परेशान नहीं करने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अब अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जो कि है ब्रेकिंग। तो दोस्तों, एक गाड़ी की जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है, मैनुअल मोड में आप स्पोर्टी ड्राइव कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, तो अच्छी ब्रेकिंग आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस गाड़ी की ब्रेकिंग अगर आपको दिखाना चाहूँ तो इस टाइम गाड़ी की स्पीड है अराउंड 70 की, और अभी आगे एक लेफ़्ट टर्न आ रहा है तो वहाँ पे ब्रेक लेनी पड़ेगी मेरे को। तो यहाँ पे आपको एक बार एनालाइज करने के लिए पता लग जाएगा कि ब्रेकिंग कैसी है। तो यहाँ आपने देखा अराउंड 70 की स्पीड से 35 की स्पीड पे गाड़ी विद इन नो टाइम आ गई। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रेयर में ड्रम ब्रेक्स यहाँ पे दी गई हैं। तो ब्रेकिंग सेटअप तो कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल नहीं है, बट मारुति की ब्रेकिंग में जनरली ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं और ना ही इस गाड़ी के अंदर ऐसे कोई इश्यूज़ हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है। तो दोस्तों, इस टाइम आप नोट कर सकते हैं स्पीडोमीटर आपके बिल्कुल सामने होगा। अराउंड 90 to 100 की स्पीड पे गाड़ी इस टाइम चल रही है और ड्राइव मोड में है गाड़ी। बाकी हेड्स अप डिस्प्ले में मेरे को इस टाइम 2100 RPM के आसपास दिखाई दे रही है। दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ लिया है और स्टेबिलिटी में मेरे को यहाँ पे कोई ख़ास इशू नहीं लग रहा है। अच्छा खासा रिस्पॉन्ड कर रही है गाड़ी और स्टीयरिंग वगैरह का रिस्पॉन्स कॉन्फिडेंस मेरे को प्रोवाइड करा रहा है। बाकी ब्रेकिंग दिखाता हूँ तो ये आप देखेंगे अभी सडन ब्रेकिंग नहीं करी है, बट 100 की स्पीड से 40 की स्पीड पे गाड़ी आ चुकी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फीचर्स की जो अब नई ब्रेज़ा 2022 में आपको ऑफ़र कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये आप देखेंगे तो सामने आपको हेड्स अप डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसमें आप चाहें तो 4 तरह के आपको मोड्स मिलते हैं, जो चारों मैंने आपको दिखा दिए हैं। इन चारों में से आप कोई सा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं
उसके अलावा अगर आप चाहें तो इस हेड्स अप डिस्प्ले को ऑफ भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और MID की तरफ अगर आपको लेके आ जाऊं तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, पावर और टॉर्क मीटर आप देख रहे थे अभी तक, प्लस बैटरी और मोटर, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है गाड़ी के अंदर। उसके अलावा ये आप देखेंगे तो लास्ट ऑप्शन ब्लैंक है। माइलेज इस टाइम दिखा रहा है 13.6 की। और माइलेज की जहाँ बात आई गई है तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस गियरबॉक्स के साथ मेरे को जो माइलेज सिटीज़ में अचीव हुई है वो है अराउंड 14 to 15 की। और सबसे बड़ी बात, इसका MID काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, तो ये एक अच्छी बात है। अब इस टाइम ये 13.6 दिखा रहा है। कई सारे एस्पेक्ट्स में गाड़ी आपके लिए टेस्ट करी है तो इस टाइम 13.6 ही है। बाकी 14-15 की माइलेज सिटी में और 20 के आसपास की माइलेज हाईवे पे ये गाड़ी आपको देने के केपेबल है। उसके अलावा यहाँ पे एक और मीटर आता है, ये आप देख सकते हैं, जो आपकी इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी बताता है। उसके साथ साथ माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा है दिखाने में चीज़ें, ये आप देख सकते हैं। तो ड्राइविंग टाइम आपको दिखा रहा है। उसके अलावा ये आप देखेंगे तो आइडल स्टार्ट स्टॉप, जो इस गाड़ी के बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड कर दिया गया है, उसका टाइमिंग और टोटल आइडियल फ्यूल सेव्ड, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। प्लस आप चाहें तो यहाँ पे क्लॉक ला सकते हैं। क्लॉक से अलग यहाँ पे आपको एक मोशन अलर्ट वाला दे दिया गया है, और अगेन पावर और टॉर्क मीटर। तो ये कुछ फीचर्स थे इसके MID में। अब बात कर लेते हैं अपने टच स्क्रीन सिस्टम की। एक बार गाड़ी को ले लेता हूँ आगे जाके हॉल्ट पे, बाकी फिर दिखाते हैं आपको टच स्क्रीन सिस्टम में क्या क्या फीचर्स हैं। ऊपर आपको एक सनरूफ दे दी गई है जो कि छोटे साइज़ की है, और उसके अलावा आपको स्पीकर्स विद ट्वीटर्स दे दिए गए हैं। हेड्स अप डिस्प्ले मैंने आपको दिखा दिया, प्लस आप विद टच ऑफ अ बटन अपना 360 डिग्री कैमरा एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब गाड़ी को लेते हैं हॉल्ट पे, हज़ार्ड लैंप्स कर देते हैं ऑन, और फिर आपको दिखाते हैं कि इस टच स्क्रीन सिस्टम में क्या क्या फ़ीचर्स आपको दिए गए हैं। दोस्तों ये 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है। 360 डिग्री कैमरा वैसे तो आपको दिखा दिया था, एक और बार दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी क्लैरिटी वाकई काबिल तारीफ़ है। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। उसके अलावा डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। म्यूज़िक में आपको ये कुछ एडजस्टमेंट मिल रही हैं, और टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ब्लूटूथ के ऑप्शंस हैं, और गाड़ी की अलर्ट्स वगैरह आप अपने हिसाब से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं फीचर्स में। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्या कुछ रिस्पॉन्स है गाड़ी का, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। आगे आप देखेंगे तो ट्रैफिक लगा हुआ है, तो एक दो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करनी है दोस्तों। ट्रैफिक में आपको लगभग 14 से 16 की माइलेज ही ये गाड़ी दे पाएगी, और रेंज जो ये यहाँ पे दिखा रही है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती मैंने देखी अपनी थ्रू आउट द 1000 किलोमीटर की ड्राइव। तो रेंज पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना ही करें तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। हालांकि एक फुल टैंक में ये गाड़ी अराउंड 600 किलोमीटर चला ली है मैंने, और इस 600 किलोमीटर में मिक्स कंडीशन रही हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि फ़िक्स हम सिर्फ हाईवे पे चलते जाएं। उसके अलावा अगर बात करें तो ट्रैफिक मैन्यूवरेबिलिटी में देखिए, बोनट मेरे को यहाँ पे विजिबल है, आप भी इजीली देख पा रहे होंगे। हेड्स अप डिस्प्ले अगर मेरे को कहीं लगता है तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ, हालांकि लास्ट 7 दिनों में इसकी भी मुझे आदत पड़ गई है। साइड व्यू मिरर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि थोड़ी सी फॉग जम गई है, तो ORVM ठीक ठाक काम कर रहे हैं। रियर व्यू मिरर भी पूरा व्यू दिखा रहा है, और रात में तो ये ऑटो डिमिंग IRVM काफ़ी अच्छा काम कर लेता है। प्लस दोस्तों यहाँ सपोर्ट करने के लिए 360 डिग्री कैमरा तो दिया ही गया है, जो मैं एनी टाइम ऑन कर लेता हूँ जब मेरे को ज़रूरत लगती है। तो ओवरऑल ट्रैफिक में भी अगर आप इस ब्रेज़ा को चलाते हैं तो आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आने वाली है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं इसके हाइब्रिड सिस्टम की और बैटरी रीजन वगैरह की, तो वो सभी चीज़ें इस टाइम मुझे तो हेड्स अप डिस्प्ले में दिख रही हैं, आपको शायद ना दिख रही हूँ। बाकी स्मार्ट हाइब्रिड जो इनका सिस्टम है, ये एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, प्रॉपर हाइब्रिड ये नहीं है। बाकी माइलेज फिगर्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कॉम्पिटिटर्स से अगर देखी जाए तो ये गाड़ी कैसा रिस्पॉन्स करती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक पेट्रोल में कॉम्पैक्ट SUV देख रहे हैं जो कि 4 मीटर से छोटी है, तो ब्रेज़ा डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। हालांकि इसके हायर वेरिएंट्स या ये जो वेरिएंट मैं अभी चला रहा हूँ 16 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली कॉस्ट करता है, तो प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड पे हो गई है, क्योंकि इतने सारे फीचर्स मारुति ने आपको दे दिए हैं। तो फीचर्स अगेन एक कॉस्ट के साथ आते हैं, और कोई भी चीज़
आपको अगर ऐड करवानी है अपनी गाड़ी में, चाहे वो कंपनी से हो चाहे वो आफ्टर मार्केट हो, तो आपकी कॉस्टिंग तो लगने ही वाली है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा सूट करता है। बाकी अगर और कॉम्पिटिटर्स से बात करें तो टर्बो पेट्रोल में जो ऑप्शंस आते हैं इस सेगमेंट में वो ज़्यादातर 1 लीटर हैं। पावर तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा दे देंगे, बट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को चलाने का जो फ़न होता है वो एक अलग फ़न होता है। वो लोग जानते हैं जिन्होंने होंडा सिटी i-VTEC चलाई है कि VTEC मोटर कैसा रिस्पॉन्ड करती है। इस इंजन को भी लगभग उससे कंपेयर मैं कर सकता हूँ, हालांकि उतना ज़्यादा पंच इसके अंदर नहीं है, बट इंजन कैपेसिटी सेम है अराउंड 1500 सीसी की, और ओवरऑल आपको ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पसंद आने वाला है। बाकी कॉम्पिटिटर्स में जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स दिए गए हैं वो या तो 1000 सीसी हैं या 1200 सीसी हैं, प्लस कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जिनके अंदर आपको डीजल ऑफ़र किया जाता है। तो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप डीजल इंजन ऑप्ट कर सकते हैं। और लास्टली अगर बात करी जाए तो इससे पावरफुल आपको कुछ और पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं, जैसे महिंद्रा XUV 300। कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा पंची और पावरफुल इंजन के साथ आती है, बट गियर बॉक्स में अगेन यहाँ पे मारुति जीत जाती है स्टॉक कन्वर्टर के साथ, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है एक AMT। तो कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। ओवरऑल ब्रेज़ा एक अच्छी खासी बैलेंस्ड कार है, और मेरे हिसाब से अगर आपके बजट में फिट बैठती है और आप एक इस सेगमेंट की गाड़ी देख रहे हैं तो आप ब्रेज़ा को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी टाइम बाद अपडेट आया और इंटीरियर वगैरह, फीचर्स वगैरह, इंजन वगैरह सभी चीज़ें इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हैं। प्लस सर्विस नेटवर्क तो मारुति का आप जानते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।